Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. So the chapter that we would be starting is measures of central tendency. So the topics that we would be covering in this lecture are arithmetic mean, weighted arithmetic mean and combined mean, problems with solutions and arithmetic progression, geometric progression and mean. So moving on to our very first slide, बिफोर स्टार्टिंग विद द फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है. व्हाट इज दिस सेंट्रल टेंडेंसी? तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी सिंगल स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाली जाती है जो कि पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यूजुअली हम मीन मीडियन मोड स्टडी करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जो है अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज को स्टडी करेंगे. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर निकाला गया. तो उन बच्चों का जो एवरेज स्कोर है या जो एवरेज मार्क्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहे हैं. सो अ पर्सन जिसको पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबके स्कोर्स नहीं भी पता हो, तो भी सिर्फ और सिर्फ अगर उसको मीन स्कोर पता है, उसको एवरेज स्कोर पता है, तो भी कहीं ना कहीं वो पूरी क्लास की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आइडिया लगा सकता है. तो यानी कि अरिथमेटिक मीन या एवरेज क्या है, इसमें हम एक सिंगल स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकालेंगे जो कि कुछ इंडिकेट करेगी पूरे के पूरे डाटा सेट के बारे में. तो देखिए सबसे पहले जो है हम मीन का फॉर्मूला स्टडी करते हैं. सो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. बहुत इजी है, हम सब ने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी मीन वगैरह. तो देखिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, जितनी भी आपकी डाटा सेट की वैल्यूज हैं x1 x2 x3 अप टू xn, जितनी भी वैल्यूज हैं आपके डाटा सेट में सबको ऐड कर दीजिए एंड डिवाइड बाय n. n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है कितनी उस डाटा सेट में. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा एक्स. सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज. तो x जो है वो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर x आइटम की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का सम टोटल करके उसको डिवाइड कर देंगे हम n से, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से. तो ये हमारा मीन आ जाएगा और मीन का साइन क्या होता है, x बार. फिर देखिए अलग अलग तरीके की जो है सीरीज होती हैं. तो सबसे पहले हम सीरीज को समझेंगे. एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हर किसी के लिए फॉर्मूलाज जो है अलग हो जाते हैं, प्रोसेस अलग हो जाता है मीन निकालने का. तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं वो स्टडी करेंगे. सो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जहां पर टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं दे रखी है, सिंपली नंबर्स दे रखे हैं, इंडिविजुअल नंबर्स. तो ये सेट एस है, ये डाटा सेट है, ये नंबर्स दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, 30. इसका मीन निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, इन सब का सम टोटल ले लेंगे. सो 5 + 10 + 15 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो डिवाइडेड बाय 5. ये सम टोटल आया 80. 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16. सो 16 जो है वो हमारा मीन है, यानी कि 16 जो है वो हमारी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है पूरे डाटा सेट की. अब चेक करो क्या ये वाकई में पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है. देखिए डाटा सेट में नंबर्स क्या क्या थे, 5, 10, 15, 20, 30. तो यानी कि मीडियोकर वैल्यू क्या होगी, मीडियोकर वैल्यू कहीं ना कहीं जो है 12 से 18 की रेंज में होगी, बीच का नंबर. ठीक है, तो वो 16 आया है, बिल्कुल सही है. यहाँ पर मीन जो है वो हमारे पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द सेंट्रल वैल्यू. तो ये थी इंडिविजुअल सीरीज. अब हम मीन निकालना सीखेंगे फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब बात करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की. तो देखिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स आइटम हमको सैलरी दे रखी है, तो ये सैलरी है. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स हमको दे रखे हैं कि 3000 जो है कितने वर्कर्स की सैलरी है, 16 वर्कर्स की. फिर 12 वर्कर्स की सैलरी कितनी है, 4000 ईच. फिर 10 वर्कर्स की 5000, 8 वर्कर्स की 6000. इस तरीके से ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है. अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. ठीक है, सो एफ जो है वो क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है. तो जो एक्स वैल्यूज थी
उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाता है पहले और फिर सम टोटल लिया जाता है। फॉर्मूलाज को सिर्फ याद करना नहीं बल्कि सही तरीके से रीड करना भी बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिग्मा एफ, ये आपने सिग्मा एफ यानी कि एफ वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया और फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा। सही तरीके से जो है रीड करना फॉर्मूला को बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहले हम f और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद सिग्मा यानी कि समेशन करेंगे, सम टोटल करेंगे इनका। तो देखिए f इंटू एक्स, 3000 इंटू 16 दैट इज 48,000, 4000 into 12 that is again 48,000, then 5,000 into 10 that is 50,000, 6,000 into 8 that is 48,000। ये हमारे पास f into x की वैल्यूज आ गई। इन सब का हम जो है सम टोटल कर देंगे। इन सब का सम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 3,05,000। फिर इसको डिवाइड करना है सिग्मा एफ से, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज है उनका टोटल करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी वैल्यूज है, इनका टोटल कर दिया तो ये हो गया 60। So sigma fx divided by sigma f, that is 3,05,000 divided by 60 which is equal to 5083.33। ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। अच्छा, another observation, ये I क्यों लगा रखा है, xi, fi, xi, यहाँ पे fi, what is this I representing? I is representing the ith number और the ith value, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल x जो है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा वेरिएबल क्या है, सैलरी। अब ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर, ये है फोर्थ नंबर, इस तरीके से सैलरी मेंशन करी गई है। तो ये आई का मतलब होता है आईथ नंबर का आइटम, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई अगर 1 हो, अगर x1 ले तो वो होगा 3000, x2 4000, x3 5000, x4 6000। सो कौन से नंबर वाला आइटम हम ले रहे हैं वो चीज़ जो है आई से रिप्रेजेंट होती है। ऐसे ही एफ आई, कौन से नंबर वाली फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं। एफ आई एक्स आई हमें सही मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम फर्स्ट वाला सैलरी सेट ले रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। सो F1 X1 इज 48,000। यहीं अगर हम सेकेंड नंबर वाली सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, विच इज 4,000, तो सेकेंड नंबर वाली जो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उससे उसे मल्टीप्लाई करना है, विच इज 48,000। सो आई का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, आई इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द आइटम, कि फर्स्ट नंबर का आइटम है कि सेकंड नंबर का आइटम है। सिंपल सी बात है, वो डाटा सेट में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सीक्वेंस कह लो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। सो अब आप जो है बाकी फॉर्मूलाज में आगे आई लगाएं तो भी ठीक है, आई नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। ज़्यादा आसानी होती है अगर हम बिना आई के लिखें, डायरेक्टली लिख दें सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, इस तरीके से लिखें तो थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है। सो ये हो गया कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है और उसको लगाओ या नहीं लगाओ फॉर्मूला में, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बस समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द नेक्स्ट दैट वी हैव इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, देखो अनग्रुप्ड डाटा होता है और ग्रुप्ड डाटा होता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल सीरीज है वो तो अनग्रुप्ड है ही है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, यहाँ तक कि फ्रीक्वेंसी भी अलग से नहीं दे रखी होती है। बाकी जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेबुलर फॉर्म में होती है और दोनों में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, लेकिन इसके बावजूद जो एक्चुअल ग्रुपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। देखो यहाँ पर सिंगल नंबर्स नहीं दे रखे हैं वेरिएबल के। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल था जो कि था सैलरी, और सैलरी मेंशन करी गई थी कि 30,000 40,000, तो ये सिंगल वैल्यूज मेंशन करी गई थी। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी अनग्रुप्ड डाटा ही कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये ग्रुप्ड डाटा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हम रेंज ले लेते हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। जहाँ पर कोई किसी भी सीरीज में जो डाटा सेट की सीरीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकती है, जैसे कि सैलरी है 30,000 है, 40,000, 50, 60, स्पेसिफिक वैल्यूज ही हो सकती हैं बस, वहां पे तो हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। लेकिन जहां पर बहुत सारी वैल्यूज हैं,
जो कि ली जा सकती है वेरिएबल के द्वारा। जो हमारा जो वेरिएबल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू निकल के आ सकती है उस वेरिएबल की, और वो काफ़ी बड़ी रेंज होती है। तो उस केस में हम जो है ग्रुप कर देते हैं, क्योंकि हम हर एक स्पेसिफिक वैल्यू को लेके नहीं चल सकते हैं, इसीलिए हम ग्रुप कर देते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चों के वेट की बात हो रही है, तो बच्चों का वेट 8 किलो भी हो सकता है, 12 किलो भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 15.5 भी हो सकता है, 18.5 भी हो सकता है। वो पूरी रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब हम एक एक वैल्यू को स्पेसिफिकली लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, तो कितना बड़ा टेबल बन जाएगा। सो वहां पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर देते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन वी कैन डू, जहां तक हमें लगता है कि वेट जा सकता है। लेकिन सैलरी, अगर हमें पता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है सैलरी या 30,000 है या 40 है या 50,000 है या 60,000 है, तब हम जो है ये स्पेसिफिक नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल सिर्फ ये स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले पाएगा और इनके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट को भी अनग्रुप्ड ही कहा जाएगा। जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्चुअल में हम ग्रुप्ड मानते हैं, ग्रुप्ड डाटा। सो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखिए किस तरीके से हम लोग जो है मीन निकाल सकते हैं। सो नाउ वी हैव 3 फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट मीन। वो 3 फॉर्मूलाज हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड्स हैं, तीनों के द्वारा हम निकालना सीखेंगे। सो हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखे थे, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूज तो x की दे नहीं रखी है, तो हम इनकी मिड वैल्यूज को x मान लेंगे, हम मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। आप उसको x भी लिख सकते हो वेरिएबल मान के, या m इज रिप्रेजेंटिंग कि हमने मिड वैल्यू ली है। मिड वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जा सकती है, तो देखिए अपर क्लास लिमिट 10 और लोअर क्लास लिमिट 0 दोनों को ऐड कर दो, 10 + 0 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। ऐसे ही दूसरे वाले क्लास इंटरवल पे आइए, 20 अपर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है 10, सो 20 + 10 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। इस तरीके से मिड वैल्यूज ले सकते हैं। सो ये आ गई मिड वैल्यूज, 0 to 10 के बीच में 5, 10 to 20 के बीच में 15, 20 to 30 के बीच में 25, 30 to 40 के बीच में 35। ये मिड वैल्यूज ले ली। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 6 3 2 1, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला वही है जिस तरीके से हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में अभी सॉल्व किया था। सो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो पहले एफ एक्स एफ इंटू एक्स करेंगे। सो 5 × 6 30, 15 × 3 45, 25 × 2 50 एंड 35 × 1 दैट इज 35। फिर ये जो एफ एक्स है इसका हम टोटल कर लेंगे। सो सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 160, और जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका टोटल कर लेंगे। सो सिग्मा एफ आया 12। सो डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी कि 160 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 13.33। नेक्स्ट वी हैव अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, मतलब मान लेना, अजम्पशन ले लेना कि ये मीन होगा। सो लेट्स से हमने अज्यूम कर लिया है कि 25 जो है वो हमारा मीन है। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट 25 इज आवर मीन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। डेविएशन इज इक्वल टू x - a, मतलब ये जो मिड वैल्यूज हमने निकाली थी, दिस द x वैल्यू और द मिड वैल्यू, ठीक है। और जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है, हमने 25 को अज्यूम्ड मीन माना है, हम 15 को भी मान सकते थे, हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे जो कि यहाँ दे रखी है। मिड वैल्यूज ये जो दे रखी है 5, 15, 25, 35, आप किसी को भी जो है मान सकते थे अज्यूम्ड मीन। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, जैसे 15 हो गई या 25 हो गई, इसी को हम अज्यूम्ड मीन लें, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो हमने अज्यूम्ड मीन माना 25 को। अब हम जो है डेविएशन निकालेंगे। सो डेविएशन इज x वैल्यू और द मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। सो 5 - 25 दैट इज -20, 15 - 25 दैट इज -10, 25 - 25 दैट इज 0 एंड 35 - 25 दैट इज 10। फिर देखिए फॉर्मूला क्या है अज्यूम्ड मीन का, x बार इज इक्वल टू a यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ डी ऊपर वाले फॉर्मूला में था सिग्मा एफ एक्स, डायरेक्टली हम एक्स वैल्यू ले रहे थे। अब यहां पर हमने डेविएशन निकाला है, सो हम एफ इंटू डेविएशन करेंगे। सो एफ इंटू डेविएशन वैल्यूज, सो 6 इंटू -20 इज -120, 3 इंटू -10 इज -30, 2 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 10 इज 10। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन वैल्यूज। फिर देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका सम टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी। तो यहाँ पर दिस इज, यहाँ पर एफ गायब है, इट शुड बी सिग्मा एफ डी। सो सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -140 और सिग्मा एफ का टोटल ये दे ही रखा है 12। अब जो है शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए ए यानी कि अज्यूम्ड मीन है 25, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी है -140, सो -140 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ विच इज 12, सो डिवाइडेड बाय 12, सो ये आएगा 13.33। आप किसी भी मेथड से मीन निकालिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। एक ही क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड से निकाल लो, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लो, स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला तो, बट इसको शॉर्टकट मेथड क्या बोला गया, इसमें शॉर्टकट क्या था? बल्कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले वाले से ज्यादा लंबा मेथड था। व्हाई शॉर्टकट? इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो गई, और यही कारण है डायरेक्ट मेथड को ना यूज करके कई बार शॉर्टकट मेथड या इसके बाद वाला जो हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया जाता है। ये दोनों इसलिए बनाए गए हैं ताकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान किया जा सके। वो देखिए कैसे, हमें जो है डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स लेना था, तो एफ इंटू एक्स, ठीक है, 30, 45, 50, 35 और टोटल आया 160। वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है। जबकि जो हमारा एफ इंटू डी है, ठीक है, जब हम जो है फ्रीक्वेंसी को डेविएशन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देखिए एक ही बड़ा आया है -120, वरना -30, 0, 10। सो कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा आसान हो जाती है जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड कह लो या शॉर्टकट मेथड कह लो, एक ही बात है। शॉर्टकट मेथड को ही अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। सो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ही ये मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज़ काफ़ी छोटी हैं। एक्स की वैल्यू 5, 15, 25, 35, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6, 3, 2, 1। यही वैल्यू लेट्स से थाउजेंड्स में होती, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 200, 250, 312, 500 इस तरीके से होती। इस तरीके की अगर लार्ज वैल्यूज होती तो f और x का मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। सो उस केस में जब हम डेविएशन लेते तो नंबर्स जो है वो थोड़े छोटे हो जाते, कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता, इसीलिए बाकी के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए द लास्ट वन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी अज्यूम्ड मीन मेथड जैसा ही है। फर्क है सिर्फ इस चीज का कि हम डेविएशन कैसे निकाल रहे हैं। हमने जो है डेविएशन निकाला था इसमें सिर्फ और सिर्फ x माइनस ए करके। सो अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन मेथड में भी पहले हमको अज्यूम करनी पड़ती है मीन वैल्यू, तो यहाँ पे भी हमने अज्यूम्ड मीन 25 माना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x माइनस ए नहीं करेंगे, x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। इसको h भी लिख सकते हैं और इसको कई जगहों पे c भी लिखा जाता है। तो ये h या c का मतलब क्या है? h मीन्स हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि जो क्लास इंटरवल है उसकी रेंज क्या है, उसके बीच में गैप कितना है। तो 0 to 10 कितना गैप है? 10 का। 10 to 20 कितना गैप है? 10 का। सो यहाँ पर h की वैल्यू है 10। सो यहाँ पर डेविएशन निकालने के लिए हम x माइनस ए डिवाइडेड बाय h करते हैं। सो x वैल्यू 5, अज्यूम्ड मीन माना है 25, सो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 दैट इज -20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -2। और देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग x माइनस ए तो निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, तो सीधे इन वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर देते हैं। सो -10 डिवाइडेड बाय 10 इज -1, 0 का 0 ही रहेगा, देन 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1। अब आप देखो वैल्यूज कितनी छोटी हो गई हैं, कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। डेविएशन वैल्यूज क्या निकल के आ रही? -2, -1, 0, 1। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने h से डिवाइड कर दिया, इसीलिए ये वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो काफी आसानी होगी। सो 6 इंटू -2 दैट इज -12, 3 इंटू -1 दैट इज -3,
2 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 1 इंटू 1 दैट इज 1। ये हो गया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन। तो हमने जो है अज्यूम्ड मीन मेथड में भी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन लिया था, स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन लेंगे, लेकिन डेविएशन निकालने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। सो फॉर्मूला क्या होगा, फुल एंड फाइनल फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, ए यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू सी, जिस सी से हमने डिवाइड किया है डेविएशन निकालने के लिए, बाद में हम उसी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। अज्यूम्ड मीन कितना 25, सिग्मा एफ डी यहाँ पर टोटल कितना आया एफ डी का -14, सो -14 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज 12 into C value या H value that is height of the class interval which is 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 13.33। सो किसी भी मेथड से निकालो आंसर सेम ही आएगा। सो अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने का क्या फायदा है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यूज छोटी हैं तब डायरेक्ट मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी हों तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचने के लिए हम शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला आल्सो। हमने जो है ये अभी स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला पढ़ा, इसमें हमने क्या किया, अज्यूम्ड मीन को ऐड किया स्टार्टिंग में और बाद में सी से मल्टीप्लाई किया। ये देखो अज्यूम्ड मीन स्टार्टिंग में ऐड किया और सी से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि जब हम डेविएशन निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन को माइनस कर रहे हैं, तो उसी अज्यूम्ड मीन को हमने फॉर्मूला में ऐड कर दिया। हमने डेविएशन को c से डिवाइड किया था तो फॉर्मूला में हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज टू बैलेंस आउट द इफेक्ट। ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, इसमें तो हम कुछ अज्यूम वगैरह कर ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर अगर हमने कोई मीन वैल्यू अज्यूम करी है और उससे हम डेविएशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम उस अज्यूम्ड मीन वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। सो टू बैलेंस आउट द इफेक्ट इसी अज्यूम्ड मीन वैल्यू को हम वापस ऐड कर देते हैं मेन फॉर्मूला में, और जिस सी से हमने डिवाइड किया था, ठीक है, उसी सी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक जगह डिवाइड किया, एक जगह मल्टीप्लाई किया, बैलेंस आउट हो गया इफेक्ट। अज्यूम्ड मीन को एक जगह माइनस किया, फिर मेन फॉर्मूला में ऐड कर दिया, बैलेंस आउट हो गया इफेक्ट। सो बेसिकली हमारे आंसर सेम ही आएंगे, बस जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को शॉर्ट करना हो तो अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। Another thing, ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में इतना लंबा क्वेश्चन तो आने नहीं वाला सॉल्व करने के लिए। क्या फिर भी फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है? यस, मैच द फॉलोइंग में फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसी लेंदी क्वेश्चन को शॉर्ट बना के भी एग्जाम में दिया जा सकता है। कैसे? अगर आपको डायरेक्टली ये वैल्यू दे दी जाए, सिग्मा एफ डी की वैल्यू दे दी जाए, सिग्मा एफ की वैल्यू दे दी जाए, अज्यूम्ड मीन की वैल्यू दे दी जाए और ये सी या एच कह लो, इसकी वैल्यू दे दी जाए और आपको बोला जाए कि स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ और मीन निकालो, तो ये निकालना पड़ेगा। तब ये शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो कि सॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है हमें हर तरीके का मेथड आना चाहिए है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, वन मोर थिंग, ये तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मैंने 3 मेथड लगा के दिखाया। क्या यही मेथड हम डिस्क्रीट वाली में नहीं लगा सकते थे? डिस्क्रीट वाले में भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी सीरीज है सब में ही हम जो है डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इन फॉर्मूलाज में फ्रीक्वेंसी को कंसिडर किया जा रहा है, तो चाहे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों में ही ये मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। भाई यहाँ पर जो है हमने बस क्या किया था कि क्लास इंटरवल में से मिड वैल्यू निकाल ली थी और मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते गए थे फ्रीक्वेंसी को और डेविएशंस को। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी हमें एक्स वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, तो उसका यूज कर लेंगे। सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम फॉर्मूला लगेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक तो होता है कि आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से याद है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ नहीं हो और क्या लिख के दे दे, समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या लिखा हुआ है,
इसको अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ें तो थ्योरेटिकली इसको कैसे रीड कर सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स वैल्यूज, एक्स वैल्यूज का और फ्रीक्वेंसीज का क्या है, प्रोडक्ट है, और फिर उसका क्या लिया गया है, समेशन लिया गया है। सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स वैल्यूज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताओ ये क्या होता है, ये मीन का फॉर्मूला होता है। वहां पे एकदम से आप जो है इस लैंग्वेज को पढ़ के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है इतना लंबा चौड़ा। सो इसीलिए फॉर्मूलाज ऐसे भी आपको आने चाहिए हैं, और फॉर्मूलाज को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, थ्योरेटिकली उनको किस तरीके से लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो सेकंड वाला है अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें देखो कैसे लिखा जा सकता है, assumed mean प्लस, ठीक है, summation of product of frequency into deviation divided by summation of frequency, ठीक है, प्रोवाइडेड ये चीज ब्रैकेट में होगी, पहले समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन, इसको डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से, फिर अज्यूम्ड मीन ऐड होगा। सो इस तरीके से भी पता होना चाहिए। और ये लास्ट वाला देखो, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, assumed mean प्लस फिर ब्रैकेट में समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। सो इस तरीके से भी चीजें पता होनी चाहिए। देखो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए यू शुड नो एवरीथिंग फ्रॉम एवरी एंगल, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये इन मेथड्स के थ्रू मीन के क्वेश्चन आप सबने 11वीं क्लास में भी लगाए होंगे, आप सबको आते हैं। सो जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन की। सो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है, इसमें आप ये समझ लो फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेट लिखे जाते हैं, सेम फॉर्मूला सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस जहां जहां हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते थे उसकी जगह पर वेट आ जाएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन मोर। तो देखिए कह रहे हैं, लेट्स से एक मार्केटिंग फर्म है, उन्होंने सर्वे किया 1000 घरों का, ठीक है, ये जानने के लिए कि किसी भी घर में ऑन एन एवरेज कितने टीवी हैं, ठीक है। सो डाटा में ये शो हुआ कि ज़्यादातर घरों में 2 या 3 टीवी हैं और 1 या 4 टीवी बहुत कम घरों में है, ठीक है। एटलीस्ट 1 टीवी हर एक घर में है और 4 से ज़्यादा कहीं नहीं है, तो मतलब 1 से 4 के बीच में है। नंबर ऑफ टीवी ये हमारा वेरिएबल है x, हर घर में कम से कम 1 टीवी तो है, ठीक है, और मैक्सिमम अगर कहीं है तो 4 है, 4 से ज़्यादा कहीं नहीं है, 1 से कम कहीं नहीं है। अब सर्वे में पता चला कि 1 टीवी कितने घरों में है, 73 हाउसेस में है। 2 टीवी कितने घरों में है, 378 हाउसेस में है। 3 टीवी कितने घरों में है, 459 में, और 4 टीवी कितने घरों में है, 90 घरों में, 90 घरों में, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम फ्रीक्वेंसी, वैसे तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको ये फ्रीक्वेंसी लगेगा कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, हम क्या करते हैं, x इंटू फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह हमने वेट लिखा है तो हम x इंटू वेट कर देंगे। जिसका वेट जितना ज्यादा होगा डाटा सेट में उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा मीन में। भाई एक टीवी 73 घरों में है तो एक की काउंटिंग 73 टाइम्स हो रही है। 2 टीवी कितने घरों में है, 378 घरों में है, ठीक है। सो 2 की काउंटिंग यहां पर कितनी बार हो रही है, 378 टाइम्स हो रही है। 3 टीवी कितने घरों में है, 459 घरों में है, तो 3 की काउंटिंग कितनी बार हो रही है, 459 टाइम्स हो रही है। और 4 टीवी कितने घरों में है, 90 घरों में, तो 4 की काउंटिंग 90 बार हो रही है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे xi इंटू डब्ल्यू आई जो है वो सिंपली वही सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ith नंबर, दैट्स इट, बाकी i का और कोई यूज नहीं है। डायरेक्टली हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं w इंटू एक्स। So 1 into 73, 73, 2 into 378, 756, 3 into 459, that is 1377, and 4 into 90, that is 360. ये आ गई हमारी मल्टीप्लाई होके वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होके आई हैं यही मीन निकालने में आगे काम आएंगी। तो इसमें देखो बीच वाली दोनों वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कह लो या वेट कह लो सबसे ज्यादा था, यानी कि 2 टीवी और 3 टीवी इन वेरिएबल्स का जो काउंटिंग है उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है।
सो जो वेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डाटा सेट में किसी भी वैल्यू की इंपॉर्टेंस कितनी है या किसी भी डाटा का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है मीन को निकालने में। हम सिंपली यहाँ पे WX है, फ्रीक्वेंसी अगर होता तो हम लिख देते FX, उसका सम टोटल ले लेंगे, इसका सम टोटल आया 2566 और वेट्स का टोटल आया 1000। फॉर्मूला हमारा क्या होता था फ्रीक्वेंसी के साथ, याद करिए सिग्मा FX, फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा फॉर्मूला सिग्मा FX डिवाइडेड बाय सिग्मा F। यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा WX, X इंटू W हो जाएगा, वेट हो जाएगा, जहां फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह पर वेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट, दैट इज 2566 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 2.566। सो सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी की जगह पर W लिखना है, वेट लिखना है। ठीक है, आप जो है डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, यहां पर हमने डायरेक्ट मेथड से लगाया, बाकी जो मैंने मेथड्स पढ़ाए हैं शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, उनसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि ये जो W है यहाँ पर वेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाटा सेट में किस नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर आप जो है इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, भाई कितने टीवी कितने घरों में है। ठीक है, अगर हम इस चीज का सर्वे कर रहे हैं तो एक तरीके से ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि भाई 1 टीवी कितने घरों में, 2 टीवी कितने घरों में, 3 टीवी कितने घरों में, ये एक तरीके से फ्रीक्वेंसी है। चाहो तो आप इसको वेट भी लिख सकते हो, बट अब मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दिखाऊंगी जहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि वेट का क्या मतलब होता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, इस वाले एग्जाम्पल से अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली वेट का क्या मतलब होता है और क्लियर हो जाएगा यहां से आपको। सो लेट्स से बच्चों का फाइनल जो रिजल्ट है वो बनाना है और साल में बच्चों के 4 एग्जाम हुए हैं। एक बार उनको असाइनमेंट दिया गया करने को, असाइनमेंट नंबर 1, फिर दूसरी बार भी असाइनमेंट दिया गया करने को, असाइनमेंट नंबर 2, फिर उनका मिड टर्म एग्जाम हुआ और फिर फाइनल एग्जाम हुआ। और हम सब जानते हैं कि स्कूल में अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग वेटेज होती है, जैसे फाइनल एग्जाम की वेटेज सबसे ज्यादा 40%। जब फाइनल स्कोर कंपाइल किया जाएगा तो उसमें फाइनल एग्जाम का जो स्कोर होगा उसकी वेटेज 40% होगी, मिड टर्म एग्जाम का जो स्कोर होगा उसकी वेटेज 30% होगी, असाइनमेंट 2 का वेटेज 20% और असाइनमेंट 1 का वेटेज 10% होगा। आई होप नाउ इट मस्ट बी क्लियर। वेटेज का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंस, एक तरीके से इंपॉर्टेंस या कह लो कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई फाइनल स्कोर बनाने में फाइनल एग्जाम के जो स्कोर्स होंगे उनका 40% कंट्रीब्यूशन होगा, मिड टर्म एग्जाम के जो स्कोर होंगे उनका 30% कंट्रीब्यूशन होगा, असाइनमेंट 2 का 20%, असाइनमेंट 1 का 10%। और इससे इनकी इंपॉर्टेंस भी दिख रही है कि जो फाइनल एग्जाम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका 40% वेटेज है, मिड टर्म उससे कम, उनका 30% वेटेज है और असाइनमेंट का वेटेज सबसे कम है, वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर असाइनमेंट में खराब मार्क्स लाता भी है लेकिन वो मिड टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आता है तो भी उसका ओवरऑल स्कोर अच्छा निकल के आ सकता है जो फाइनल स्कोर बनेगा। सो ये हो गए वेट। अब ये परसेंटेज की फॉर्म में वेट दे रखे हैं, इसी को हम जो है नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4। अब मैं आपको चाहिए तो कन्वर्ट करके भी दिखाती हूँ। लेट्स से असाइनमेंट 1 में वेट कितना है 1 और टोटल ऑफ वेट्स कितना है 10, 1 + 2 + 3 + 4 इज 10, टोटल वेट 10। सो 1 जो एक असाइनमेंट का वेट है 1 डिवाइडेड बाय जो टोटल वेट है 10, और क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो चेक कर लेते हैं, इनटू 100 कितना आया 10%। ऐसे ही 2 है यहाँ पर, सो 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना आया ये 20%। यानी कि ये जो वेटेज दे रखी है नंबर्स में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया कि यहाँ पर जो वेटेज है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, बिल्कुल सही दे रखी है वेटेज। फिर जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे x और w को, 80 इंटू 1 80, 70 इंटू 2 140, 95 इंटू 3 285 एंड 90 इंटू 4 360। इनका सम टोटल 865। ये इनका सम टोटल सिग्मा एक्स डब्ल्यू दैट इज 865 डिवाइडेड बाय सिग्मा w दैट इज 10। सो आंसर इज 86.5। अगर इसी क्वेश्चन में हम अरिथमेटिक मीन निकाले, ये तो हमने वेटेड मीन निकाला, अगर हम अरिथमेटिक मीन निकाले नॉर्मली कि बच्चे जो है
उनके जो है 4 अलग अलग एग्जाम्स के स्कोर दे रखे हैं 80, 70, 95 और 90, ठीक है। तो इन चारों का टोटल हुआ 335 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एग्जाम है, 1 2 3 4, 4 एग्जाम्स है, सो डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आया 83.75। यानी कि अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में सबको बराबरी का वेटेज दिया गया, सिंपली स्कोर्स का टोटल किया गया, उसको 4 से जितने एग्जाम हुए थे उससे डिवाइड कर दिया गया, यानी कि यहां पर हम जो है सारे स्कोर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल की रूल बुक के अकॉर्डिंग जो फाइनल एग्जाम है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, मिड टर्म का उससे कम, असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 1 का उससे कम। तो जब हमने प्रॉपर वेटेज देके क्वेश्चन किया है तो हमारे को एक बेटर आंसर मिल रहा है विच इज 86.5। क्यों 86.5 यहां पर 83.5 से बेटर है, वो इसलिए क्योंकि फाइनल एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम का वेटेज ज्यादा है। इस बच्चे के मिड टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम में 95 और 90 मार्क्स आए हैं। हाँ, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 में थोड़े कम थे, 80 और 70 थे, बट क्योंकि जिन एग्जाम्स का वेटेज ज्यादा है उसमें उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसका जो फाइनल स्कोर बनना चाहिए वो हाई एंड की ओर ही बनना चाहिए है। इसीलिए 86.5 इज बेटर देन 83.75 इन दिस केस। वेटेड मीन बेटर है और करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यहां से आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा वेटेड मीन और अरिथमेटिक मीन का। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो है वेटेज में और फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्ट डिफरेंस आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, बट आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए वन प्रॉपर्टी, इफ ऑल द वेट्स आर इक्वल देन द वेटेड मीन इज द सेम एज अरिथमेटिक मीन। देखो इस क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि वेटेड मीन अलग निकल के आया, अरिथमेटिक मीन अलग निकल के आया है, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, सारे के सारे वेट्स, ऑल द वेट्स आर इक्वल, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन लिया, नंबर ऑफ टीवी पर हाउस होल्ड 1 2 3 4, कितने घरों में कितने टीवी हैं, ठीक है। सो 2 घर हैं जिनमें 1 टीवी है, 2 घर है जिनमें 2 टीवी है, 2 घर है जिसमें 3 टीवी और 2 ही घर है जिसमें 4 टीवी है। तो यहाँ पर वेट क्या हुए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8, इसका सम टोटल 20, इसका सम टोटल 8। सो वेटेड मीन इज 20 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 2.5। अब अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालें, वेट्स को इग्नोर कर दे, लेट्स इग्नोर वेट, सिर्फ अरिथमेटिक मीन अगर हम जो है निकालते हैं तो ये रही हमारी x वैल्यूज 1 2 3 4, इसका टोटल कर लो 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10, इसका टोटल आ गया 10 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ x आइटम्स है 1 2 3 4, सो डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2.5। तो इस केस में हमारा वेटेड मीन और अरिथमेटिक मीन दोनों बराबर आए हैं, दोनों सेम आए हैं। और ऐसा क्यों हो पाया है, दोनों सेम क्यों आए हैं, क्योंकि ये जो वेट्स थे यहाँ पे ये तो बराबर ही थे, वेटेज बराबर थी, किसी भी डाटा का कंट्रीब्यूशन दूसरे से ज्यादा था ही नहीं। तो ऐसे केसेस में वेटेड और अरिथमेटिक मीन सेम आएगा। बट ऐसे केसेस में जहां पर वेटेज अलग अलग है, इंपॉर्टेंस अलग अलग है, डाटा का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा और उसके अकॉर्डिंग वेटेड मीन की वैल्यू अरिथमेटिक मीन से अलग आएगी। सो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन लगाना कैसे है। कुछ नहीं करना है, जहां पर हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते थे सिर्फ उसकी जगह पे हमको वेट्स रख देने हैं, W रख देना है, बाकी क्वेश्चन लगाने का तरीका हमारा सेम रहेगा। वेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेट किसी भी डाटा का कॉन्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं मीन वैल्यू निकालने में, या कह लीजिए वेट जो है वो किसी भी आइटम की इंपॉर्टेंस को, रिलेटिव इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव इज कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन क्या है, अभी तक हम जो है एक एक डाटा सेट ले रहे थे और उसका जो है मीन वैल्यू निकाल रहे थे, बट अगर हमारे पास एक से ज्यादा डाटा सेट होता है तब हमें बोला जाए कि उन दोनों डाटा सेट का मिला के मीन निकाला जाए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एग्जाम्पल, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एक्स एंड वाई, ये है नंबर ऑफ वेज अर्नर्स। ऑर्गेनाइजेशन एक्स में लेट्स से 550 एम्प्लॉइज है, ऑर्गेनाइजेशन वाई में 650 एम्प्लॉइज है। आपको एवरेज मंथली एज दे रखी है, यानी कि आपको ऑलरेडी x बार मीन वैल्यू दे रखी है, एवरेज मंथली एज
एवरेज मंथली वेज दे रखी है. सो ऑर्गेनाइजेशन एक्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एवरेज मंथली वेज 5000 और ऑर्गेनाइजेशन वाई के एम्प्लॉयज की एवरेज मंथली वेज 4500. सो ऑलरेडी मीन वैल्यूज दे रखी है और ये एन वैल्यूज कहलाएंगी. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन एक्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन वाई. तो देखिए टोटल वेज बिल पेड मंथली बाय एक्स एंड वाई. टोटल वेजेस कितनी देनी पड़ती है इनको. सो एक्स ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज है 550 और हर एक की तनख्वाह ऑन एन एवरेज कितनी जा रही है 5000. सो 5000 इंटू 550 दैट इज 27,50,000. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन वाई को टोटल पेमेंट कितना करना पड़ रहा है 650 इंटू 4500 दैट इज 29,25,000. ये क्या आ गया, ये सम टोटल आ गया. दिस इज सम टोटल ऑफ वेजेस. अब हमें कंबाइंड मीन निकालना है. सो नॉर्मली हमारे लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन एक्स का सम टोटल आ गया वेजेस का 27,50,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशन वाई का सम टोटल आ गया वेजेस का विच इज 29,25,000. ठीक है, डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, दोनों को मिला के टोटल एम्प्लॉइज कितनी है 550 प्लस 650. ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4729.166. मैंने फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ाया है क्योंकि लॉजिकली इस चीज को समझो, फॉर्मूला रटो नहीं कि लॉजिकली हमने किया क्या. हमने कंबाइंड मीन में कुछ भी नहीं किया. हमारे पास दो अलग अलग सीरीज या दो अलग अलग डाटा सेट, यहाँ पर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे रखे थे. ठीक है, दोनों में एन वैल्यू दे रखी थी कि कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, दोनों का एवरेज मंथली वेज दे रखा था. फॉर्मूला होता है नॉर्मल मीन का सम टोटल डिवाइडेड बाय एन वैल्यूज. तो हमें सिंपली सम टोटल निकालना है. सो ऑर्गेनाइजेशन एक्स टोटल कितनी तनख्वाह पे कर रही थी वो निकाल लिया. ऑर्गेनाइजेशन वाई टोटल तनख्वाह कितनी पे कर रही थी वो निकाल दिया. दोनों को ऐड करेंगे तो सम टोटल ऑफ वेजेस आ जाएगा. ये सम टोटल ऑफ वेजेस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. क्यों, क्योंकि कंबाइंड मीन निकालना है दोनों को मिला के. सो दोनों का सम टोटल, दोनों को मिला के जो सम टोटल आया डिवाइडेड बाय दोनों में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, टोटल एन वैल्यू. ये आपका कंबाइंड मीन आ गया. इसी को फॉर्मूला में लिखे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं. एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 और 2 का मतलब क्या है 1 एंड 2. दो सीरीज दे रखी हैं, दो सीरीज का मिला के कंबाइंड मीन कितना आएगा. फॉर्मूला n1 इंटू x1 बार. n1 मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज इन फर्स्ट सीरीज इंटू मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेकेंड सीरीज इंटू मीन वैल्यू ऑफ सेकेंड सीरीज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. n1 मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज इन फर्स्ट सीरीज प्लस नंबर ऑफ वैल्यू इन सेकेंड सीरीज. यही अगर हमारे पास दो नहीं बल्कि 3 डाटा सेट होते तो उस केस में हम कैसे लिख सकते थे, x बार 1 2 3 3 डाटा सेट का निकालना है. सो नीचे डिनोमिनेटर में तो सिंपली आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज इन फर्स्ट डाटा सेट प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेकेंड डाटा सेट प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज इन थर्ड डाटा सेट. और न्यूमरेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ वैल्यू इन फर्स्ट डाटा सेट. फर्स्ट डाटा सेट में कितनी वैल्यूज हैं इनटू मीन कितना है प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज सेकंड डाटा सेट में कितनी है इनटू मीन कितना है सेकंड डाटा सेट का प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज थर्ड डाटा सेट में कितनी है इनटू उसका रिस्पेक्टिव मीन. अगर 4 होते तो आगे n4 x4 बार ऐड हो जाता, नीचे डिनोमिनेटर में प्लस n4 हो जाता. इस तरीके से कितनी भी सीरीज का आप कंबाइन करके मीन निकाल सकते हैं, कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फ्यू मोर प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस. देखते जाइए. अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स. एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 गर्ल्स हैं. The mean of marks scored by girls in a test is 73 out of 100. So एक तरीके से आपको दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स 50, टोटल स्टूडेंट्स 50 और आपको बता रखा है कि गर्ल्स कितनी है 30 और उनका मीन स्कोर कितना है 73 और बॉयज का मीन स्कोर बता रखा है, बॉयज का मीन स्कोर है 71. आपको मीन स्कोर निकालना है पूरी क्लास का.
अब ये देखो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स, उसमें से 30 गर्ल्स हैं, सो 50 माइनस 30 यानी कि बॉयज कितने हुए, 20। अब ये आपके पास दो डाटा सेट आ गए यहाँ पर, 30 गर्ल्स हैं और उनका मीन स्कोर है 73, 20 बॉयज हैं उनका मीन स्कोर है 71। सीधे सीधे आपके पास दो डाटा सेट आ गए हैं, आपको सिंपली कंबाइंड मीन निकालने को कहा जा रहा है, पूरी क्लास का मिला के कंबाइंड मीन निकालो, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का मिला के कंबाइंड मीन निकाला जाए। ठीक है, सो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स कितना होगा, 73 इंटू 30, बॉयज के टोटल मार्क्स कितने होंगे, 71 इंटू 20, सो ये आ गया 2190 1420, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 दैट इज 50, ये आ गया 72.2। सिंपली हमको कंबाइंड मीन निकालना था और कुछ भी नहीं करना था इसमें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज गॉटन द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑन हिज टेस्ट। एक बच्चे की ग्रेड्स दे रखी हैं, स्कोर दे रखे हैं, समझ लीजिए 87, 95, 76 एंड 88। उसको जो है ओवरऑल या तो 85 चाहिए या 85 से बेटर स्कोर चाहिए, मिनिमम उसको 85 तो चाहिए, 85 से ज्यादा स्कोर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ओवरऑल उसको इतना चाहिए है, यानी कि ये उसका मीन स्कोर दे रखा है। ये कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ही मस्ट गेट ऑन द लास्ट टेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव दैट एवरेज। तो ये समझो कि बच्चे के 4 टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं 5वें टेस्ट में कम से कम वो बच्चा कितने मार्क्स लाए जो उसका टोटल एवरेज कितना बैठे, 85 बैठे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम टोटल ऑफ वैल्यूज, सो 87 प्लस 95 प्लस 76 प्लस 88 प्लस लास्ट टेस्ट में उसका कितना स्कोर होना चाहिए, उसको हमने मान लिया है x, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट है यहाँ पर, 5 टेस्ट, सो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 85, क्योंकि उसको ओवरऑल मीन स्कोर कम से कम 85 चाहिए, 85 से बेटर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 85 तो चाहिए, सो इज इक्वल टू 85 मीन स्कोर। इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये चारों का टोटल हुआ 346 प्लस एक्स इज इक्वल टू 425, ये 5 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये x की वैल्यू आ गई 79, यानी कि जो लास्ट टेस्ट है, जो 5th टेस्ट है, उसमें बच्चे के कम से कम 79 मार्क्स आने चाहिए हैं, तो उसका एवरेज स्कोर, टोटल एवरेज स्कोर 85 बैठेगा। अगर 79 से ज़्यादा का स्कोर आता है 5वें टेस्ट में तो बहुत अच्छी बात है, उसका ओवरऑल एवरेज 85 से भी ज़्यादा हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखिए एक टेबल दे रखी है, एक्स वैल्यूज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ एक्स दे रखी है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर्स में नहीं दे रखी है, वहाँ पर 5a प्लस 3 दे रखा है एक जगह पे और एक जगह पे 7a माइनस 11 दे रखा है, मतलब सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्लैरिटी से नहीं दे रखी हैं। सो मीन निकालने के लिए क्या किया जाता है, f इंटू एक्स, सो 10 इंटू 17 170, 30 इंटू 5a 150a plus 30 into 3 90, then 50 into 32 1600, 70 into 7a that is 490a minus 70 into 11 that is 770, 90 into 19 that is 1710, ये आ गया fx। इसका टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा 640a plus 2800, दिस इज सिग्मा fx, और सिग्मा f की वैल्यू फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे तो ये आएगी 12a plus 60। सो सिंपली मीन का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, सो 640a प्लस 2800 डिवाइडेड बाय 12a प्लस 60 इज इक्वल टू 50। ये हमको दे रखा था कि मीन वैल्यू कितनी है 50, तो इज इक्वल टू 50। 640a प्लस 2800, ये डिनोमिनेटर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो 50 इंटू 12a प्लस 60, 640a plus 2800 is equal to 50 into 12a that is 600a plus 50 into 60 that is 3000, 640a 600 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, सो 640a माइनस 600a is equal to 3000, ये इधर आके 2800 माइनस हो जाएगा, सो 3000 माइनस 2800, दिस इज 40a is equal to 200, a is equal to 200 by 40, a is equal to 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन में पूछा गया था ए की वैल्यू फाइंड करो और फिर फ्रीक्वेंसी बताओ कि 30 की और 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। सो सिंपली ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, सो ए की वैल्यू है 5, सो ये हो जाएगा 5a प्लस 3 में ए की जगह पे 5 पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 प्लस 3 दैट इज 28,
ऐसे ही 70 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 7a माइनस 11. सो 7 इंटू 5 माइनस 11 दैट इज 35 माइनस 11 दैट इज 24. सो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है. अच्छा, एनदर थिंग, पेपर 1 में ऑलरेडी मैं आप लोगों को डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में कैलकुलेशन सिखा चुकी हूँ. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पर मेरा पर्पस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते टाइम आपको प्लस माइनस सिखाना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाना, कैलकुलेशन सिखाना मेरा पर्पस नहीं है. व्हाट एग्जैक्टली इज माई पर्पस कि आप लोग जो है प्रोसीजर को समझे, प्रोसेस को समझे, फॉर्मूलाज को समझे. कब कौन सा फॉर्मूला लगना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, उस चीज़ को समझिए. सो एज अ टीचर मेरा पर्पस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, इसीलिए कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके दिया हुआ है. बाकी अगर कोई कैलकुलेशंस को भी डीपली समझना चाहता है तो वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह हैं, उनके लेक्चर्स को देख सकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. So the next question, the following is the cumulative frequency distribution of less than type. अब यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देखे बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है इस क्वेश्चन में 1000 पर्सन्स की, ईच वन ऑफ एज 20 ईयर्स एंड अबव. ठीक है, हर एक की एज या 20 साल या उससे बड़ी है. आपको मीन एज डिटरमाइन करनी है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ ये टेबल दी गई है, एज दे रखी है बिलो इन ईयर्स. ठीक है, 30 बिलो 30, ये एवरेज इस तरीके, सॉरी ये जो नंबर ऑफ पर्सन्स है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये एज बिलो यानी कि लेस देन दे रखा है आपको, लेस देन यानी कि ये दे रखा है लेस देन 30, 100 लोग हैं. तो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है कि 20 साल से नीचे का तो कोई है ही नहीं. ठीक है, सो लेस देन 30 मतलब 20 to 30 के बीच में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों की एज है. फिर ये है लेस देन 40. ठीक है, तो हमें तो इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है. सो पहला वाला हो गया 20 to 30, दूसरा हो जाएगा 30 to 40. बट यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कि लेस देन 40 220 लोग हैं, लेस देन 40 220 पीपल हैं. अब हमें तो सिर्फ 30 to 40 की रेंज में बताना है. सो लेस देन 30 जितने लोग थे उनको हम माइनस कर देंगे 220 में से. सो 100 को माइनस कर देंगे 220 में से, दैट इज 120. फिर देखिए नेक्स्ट, ऐसे ही हम सारे क्लास इंटरवल बना लेंगे 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन. और हम जो है उससे पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस करते जाएंगे तो हमको उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 350 माइनस 220 दैट इज 130, देन 750 माइनस 350 दैट इज 400. इस तरीके से जो है हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फिर नॉर्मली सॉल्व करना है. क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू. सो 20 और 30 के बीच की वैल्यू क्या होगी 25, 30 to 40 के बीच की वैल्यू क्या होगी 35. ये मिड वैल्यूज हमने निकाल ली. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लग रहा है, इसीलिए हम जो है डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे. सो देखिए, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से. तो 55 को हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया. ठीक है, यू लिख लो या डेविएशन लिख लो, डी लिख लो, एक ही बात होती है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. डेविएशन है ये, डेविएशन का डी लिख लो या यू लिख लो, एक ही बात होगी. सो डेविएशन का फॉर्मूला x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच. सो यहाँ पर h कितना है, क्लास इंटरवल कितना है 10, और a अज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी है 55. सो x माइनस 55 डिवाइडेड बाय 10. सो 25 सॉरी 25 minus 55 that is minus 30 divided by 10 that is minus 3. 35 minus 55 that is minus 20 divided by 10 minus 2. 45 minus 55 that is minus 10 divided by 10 that is minus 1. 55 minus 55 that is 0. 65 minus 55 that is 10 divided by 10 1. 75 minus 55 that is 20 divided by 10 that is 2. ये आ गई डेविएशन वैल्यूज. इसको आप u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर जो है आप इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो f इंटू यू.
So 100 into minus 3 minus 300, 120 into minus 2 minus 240, 130 into minus 1 minus 130, 400 into 0 0, 200 into 1 200 and 50 into 2 that is 100. इसका आप सम टोटल लेंगे तो ये आ गया -370. अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं. ए यानी कि अज्यूम्ड मीन दैट इज 55 प्लस सिग्मा एफ यू -370 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज 1000 इंटू एच यानी कि 10. सॉल्व करेंगे द आंसर वुड बी 51.3. तो यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशंस लेंदी हो सकते थे, फ्रीक्वेंसी नंबर्स काफ़ी हाई थे, इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड लगाया ताकि कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी आसान हो सके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ये तो हो गए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था वो. अब ये एक और छोटा ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला क्वेश्चन. अ सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 7 टर्म्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा और 7 टर्म्स है. सो हमने 7 टर्म्स मान लिए. सॉरी, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. ठीक है. मीन वैल्यू दे रखी है सीक्वेंस की 70. अब ये कह रहे हैं इफ 30 इज एडेड टू ईच टर्म. ये 7 टर्म्स हैं, हर किसी में 30 ऐड किया गया है और उसके बाद हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया गया है. तो न्यू मीन होगा k. आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन द न्यू मीन के एंड ओरिजिनल मीन. उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है. उसके लिए पहले आपको न्यू मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि न्यू मीन की क्या वैल्यू होगी. तो देखिए कैसे निकालेंगे. ये 7 नंबर्स हमको दे रखे हैं. ठीक है. हर नंबर में क्या किया गया है, हर नंबर में 30 ऐड किया गया है. तो हम जो है सम टोटल निकालने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले ये 7 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है 70. सो 70 इंटू 7 दैट इज 490 इज द सम टोटल ऑफ नंबर्स. एक बार मैं फॉर्मूला लिख के आपको समझाती हूँ. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. सिग्मा एक्स मतलब सम टोटल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बार इंटू एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स दैट इज सम टोटल ऑफ वैल्यूज. तो यहाँ पर एक्स बार कितना है 70, नंबर्स कितने हैं 7, तो 70 इंटू 7 यानी कि 490. ये आया सिग्मा एक्स हमारे पास. ये हुआ सिग्मा एक्स यानी कि सम टोटल ऑफ वैल्यूज. सो 490 इज द ओरिजिनल सम टोटल ऑफ वैल्यू. अब जो है 30 ऐड किया गया हर एक टर्म में. सो A1 में 30, A2 प्लस 30, A3 प्लस 30, इस तरीके सारे टर्म्स में 30 ऐड किया गया. तो 7 टर्म्स है यानी कि 7 बार 30 ऐड किया गया. सो 30 इंटू 7 ये टोटल ऐड होगा. अगर हम टोटल में ऐड करें तो 70 इंटू 7 ये 490 पुराना टोटल प्लस 30 ऐड किया गया हर एक टर्म में. 7 टर्म्स है तो यानी कि 30 इंटू 7 210 ऐड किया गया इक्वल टू 700. सो 700 इज द न्यू टोटल. फिर उसके बाद अगर इस स्टेप पे हम मीन निकालते हैं तो 700 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 100 हो जाएगा. बट यहीं पे मीन नहीं निकालना है. वो कह रहे हैं उसके बाद ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 2. जितने भी नंबर्स हैं सबको 2 से डिवाइड कर दिया गया. ठीक है. तो अब आप देखो यहाँ पर हमारा सम टोटल कितना आया 700. ठीक है. इस पूरे 700 को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा 350 आएगा क्योंकि सारे ही नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दिया गया है. तो ये जो पूरा का पूरा A1 प्लस 30 था, ये जो पूरा A2 प्लस 30 था, A3 प्लस 30, ये पूरा सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड किया गया. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. इसको पूरा ब्रैकेट में ले लो कॉमन एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. और इनका सम टोटल, नया सम टोटल 30 ऐड करने के बाद कितना आया था सारे नंबर्स में 700. सो 700 डिवाइडेड बाय 2 350. सो 350 इज द न्यू सम टोटल. और कितने नंबर से 7. सो 350 डिवाइडेड बाय 7 ये आई न्यू मीन वैल्यू 50. सो ओरिजिनल मीन वैल्यू 70, न्यू मीन वैल्यू 50. 70 माइनस 50 20 जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द न्यू मीन एंड द ओरिजिनल मीन. ये था लॉन्ग कट. ये हमने बहुत लंबे तरीके से किया. अब देखिए मीन की एक प्रॉपर्टी होती है. इस लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रही हूँ वैसे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज को मैं एक डिफरेंट लेक्चर में समराइज करूंगी. बट क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं मीन की एक प्रॉपर्टी होती है
कि आप जो है डाटा सेट के अगर सारे नंबर्स में, ठीक है, कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं सारे नंबर से, या कोई भी वैल्यू लेस करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, व्हाटएवर जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो मीन पर भी वही इफेक्ट पड़ता है। अगर आप जो है सारे नंबर्स में 30 ऐड करेंगे तो न्यू मीन निकालने के लिए भी पुराने मीन में 30 ऐड कर दो। करके दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 70 जो है हमारा ओरिजिनल मीन था, यहाँ पे ओरिजिनल मीन इज इक्वल टू 70। अब ये कह रहे हैं 30 इन्होंने सारे ही टर्म्स में ऐड किया है, तो न्यू मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सिंपली आप पुराने वाले मीन में भी 30 ऐड कर दो, ये आ गया आपका 100। फिर ये कह रहे हैं सारे ही टर्म्स को 2 से डिवाइड किया गया है, सो और आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फर्दर न्यू मीन, तो ये कितना आया था? 100। और वो कह रहे हैं सारे ही नंबर को 2 से डिवाइड किया था, तो आप मीन को भी 2 से डिवाइड कर दो। 100 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया? 50। ये देखो हमारा फाइनल न्यू मीन कितना आया था? 50 तो आया था। तो इतना लंबा जो है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको, डायरेक्टली हम इस तरीके से भी न्यू मीन निकाल सकते थे। बट ये मैंने आपको करके दिखाया कि कभी अगर कोई क्वेश्चन अटक जाए, ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब जो भी ऐड या लेस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है वो डाटा सेट के सारे नंबर्स पे होना चाहिए। 30 ऐड कर रहे हैं तो सारे नंबर्स पे 30 ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम नया मीन निकाल सकते हैं पुराने मीन में 30 ऐड करके। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सारे ही नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी हम नया मीन निकाल सकते थे। जो हमारा ये मीन आया था 100, इसको 2 से डिवाइड करके। सो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, कहने का मतलब है वो जो है सारे नंबर्स पे परफॉर्म होना चाहिए है। वही ऑपरेशन आप जो है अपने मीन पे भी परफॉर्म कर देंगे तो आपको न्यू मीन वैल्यू मिल जाएगी। तो लॉन्ग कट से भी आपने देख लिया कैसे किया जा सकता है, और ये प्रॉपर्टी होती है मीन की, इसके थ्रू शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। हालांकि प्रॉपर्टीज को हम आगे समराइज करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So the next question is, the mean of average score of 20 students of class 12th is 50। ठीक है, 20 बच्चे हैं क्लास 12th में, उनका एवरेज स्कोर है 50। However, while calculating average, एवरेज कैलकुलेट करते टाइम एक बच्चे का स्कोर जो है वो गलत रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, 80 रिकॉर्ड कर लिया गया, 80 गलत था, जबकि 60 रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, 60 सही था। करेक्ट मीन निकालना है, तो हम सिंपली सम टोटल ऑफ वैल्यूज निकाल लेंगे। कैसे? 50 इंटू 20, कुछ नया नहीं है, वापस वही लग रहा है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? सम टोटल क्या हो जाएगा? एक्स बार इंटू एन। सो मीन वैल्यू 50 इंटू एन इज 20 स्टूडेंट्स, तो ये बच्चों के स्कोर का टोटल आ गया 100। ठीक है, ये जो स्कोर आया है ये इनकरेक्ट स्कोर है, इसको करेक्ट बनाना है। ठीक है, सो 80 जो है वो गलत ऑब्जर्वेशन थी, तो उसको माइनस कर दो, -80। और सही स्कोर क्या था? 60, तो 60 को ऐड कर दो, तो ये आ गया आपके पास करेक्ट टोटल। ये आपके पास करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया 980। इसको डिवाइड कर दो सॉरी, बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 20, ये आपका करेक्ट मीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 12। 40 बच्चों की एवरेज एज जो है वो 12 है। एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया जिसकी एज 14 थी। नए स्टूडेंट के एडमिशन लेने के बाद नया मीन जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वही सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, सम टोटल निकाल लेंगे। 40 बच्चे हैं और एवरेज एज है 12, सो सम टोटल ऑफ एजेस कितना होगा? 40 इंटू 12 दैट इज 480। एक नया बच्चा आया जिसकी एज 14 है, सो 480 प्लस 14, ये नया सम टोटल हो जाएगा 494। सो न्यू मीन निकालने के लिए जो नया सम टोटल है दैट इज 494 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले 40 थे, एक नया आया तो 41 हो गए, सो 494 डिवाइडेड बाय 41 दैट इज 12.04। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो शॉर्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले होते हैं, वो ज़्यादा आते हैं, या जिन पे डायरेक्टली आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं क्वेश्चंस में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चंस यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम जो है डिस्कस करते हैं व्हाट इज द यूजेज ऑफ मीन। पढ़ क्यों रहे हैं?
मीन का यूजेज क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये तो बता दिया कि मीन क्या रिप्रेजेंट करता है, बट प्रैक्टिकली मार्केट में इसका क्या क्या यूजेज है। मीन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, हर फील्ड में इसका यूजेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एचआर की बात करें, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें, तो अपने एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं वो लोग। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो बच्चों की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे जो बिल्डर्स होते हैं वो किसी भी एरिया में जो एवरेज हाउसिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करते हैं सो दैट वो फाइनल प्राइसिंग डिसाइड कर सके। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एवरेज डिमांड एस्टिमेट करी जाती है सो दैट सही अमाउंट में स्टॉक बना के रखा जा सके। हाउस होल्ड्स की बात करें घर की, तो हाउस होल्ड में हर घर में एवरेज यूजेज या जो कंजम्पशन ऑफ आइटम्स होता है वो एवरेज कंजम्पशन का पता होना चाहिए ताकि मंथली बजट ठीक प्रकार से बनाया जा सके। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है लोगों की एवरेज लाइफ टाइम या एवरेज एज कह लीजिए कैलकुलेट करके चलती हैं सो दैट वो उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज बना सके और इंश्योरेंस कवर दे सके। सो ये तो मैंने कुछ फील्ड्स गिनाई हैं। हमारी डेली की लाइफ में भी एवरेज का, अरिथमेटिक मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर एक फील्ड में मीन का इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ टू मोर थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, पहले ये समझेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम सब ने मैथमेटिक्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है, ठीक है, जिसमें बीच का, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, जो डिफरेंस है वो सेम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आप इसमें 2 2 ऐड करते जाओ, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आता चला जाएगा। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखो, फिर उसका मीन के साथ क्या लिंक है वो देखेंगे। अगर a जो है वो फर्स्ट टर्म है किसी भी सीरीज का और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जैसे कि 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, सो 2 इज द डिफरेंस। तो अगर हमें nth टर्म ऑफ एन AP निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेट्स से हमारे को केवल ये 3 टर्म ही दे रखे थे 2 4 6 और हमें बोला गया कि ये सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है, AP है। आपको 5th टर्म निकालना है, निकालो, कैसे निकालोगे? तो या तो आप 2 2 ऐड करके देख लो और नहीं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो है a प्लस n माइनस 1d। a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 nth टर्म, जो टर्म आपको निकालना है, लेट्स से 5th टर्म हमको निकालना है इस सीरीज का, क्या होगा? सो 5 माइनस 1, d इज द कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 2 इंटू 2, सो इज इक्वल टू 2 plus 5 minus 1 that is 4, 4 into 2 that is 8, so 2 plus 8 is equal to 10। देखो आ गया, 10 ही था 5th टर्म। सो ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का कि आपको अगर कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दे रखी है, उसके 2-3 नंबर दे रखे हैं बस, या फिर सिर्फ आपको इतना बता दिया गया ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, आपको बोलते हैं 10th टर्म निकालो, 12th टर्म निकालो, सो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अब इसी से हम दूसरे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, एक सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और लेट्स से उसमें n टर्म्स हैं, उन सब का सम टोटल क्या होगा? सम टोटल, अब यहाँ पे देखो मीन से लिंकेज है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो किसी भी चीज का, किसी भी सीरीज का अगर सम टोटल हमको पता चल जाए तो हम मीन निकाल पाएंगे। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में अगर हमें सारे नंबर नहीं भी पता है तो भी हम सम टोटल इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। 0.5 n, ठीक है, n मतलब जितने टर्म्स हैं उस सीरीज में, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 n, फर्स्ट टर्म a को फर्स्ट टर्म माना है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये, nth टर्म का फॉर्मूला ये लिखा a प्लस n माइनस 1d, सो a प्लस n माइनस 1d, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5 n, a प्लस a दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d। ये हुआ फॉर्मूला सम टोटल निकालने का। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम टोटल इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये फॉर्मूला ऐसे लिखा गया है। नाउ सी, ये जो सीरीज है इसका सम टोटल कितना निकालते हैं? 2 प्लस 4 6,
6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30. इस सीरीज का सम टोटल इज 30. So the sum total here we have is 30. ठीक है. अब यहां पर ये देखो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म 10, 10 + 2 कितना है 12. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज 12 और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.5 n के साथ. तो 0.5 मतलब उस चीज को आधा कर दो. सो 12 डिवाइडेड बाय 2. सो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, ये हुआ 6 के बराबर. 6 क्या है, मिडिल टर्म है, ये देखो. ठीक है. 6 5 = 30. कितने नंबर है, 1 2 3 4 5. सीरीज में कितने नंबर है, 5. 6 × 5 कितना होगा, 30. सम टोटल आ जाएगा. यहाँ पे भी देखो क्या बचा है, बस n से मल्टीप्लाई करना बचा है कि 5 टर्म्स है, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 30 आ जाएगा. ठीक है. एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, क्योंकि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है. ये जो है मिडिल नंबर है. ठीक है. जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा मिडिल नंबर आएगा. एक और एग्जांपल से देख लो, पहले ये चीज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. लेट्स से 3 6 9 12 15. ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म. दोनों को ऐड कर दो, 15 + 3 18. 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 9. वो कौन सा है, मिडिल टर्म है. सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं और फिर उसका आधा कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा, मिडिल नंबर आ जाएगा. यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 6 आया. ठीक है. अब ये जो मिडिल नंबर है, इसके इधर भी राइट में भी उतना ही नंबर है, लेफ्ट में भी उतना ही नंबर है. तो यहाँ पर जो है 6 + 2 है, यहाँ पर 6 - 2 है. भाई 4 और 6 के बीच का गैप भी 2 है, 6 और 8 के बीच का गैप भी 2 है. अब अगर 8 में से मैं 2 कम कर दूं और 4 में 2 जोड़ दूं तो ये दोनों नंबर 6 6 हो जाएंगे. ऐसे ही मैं 10 में से 4 माइनस कर दूं और 2 में 4 जोड़ दूं तो ये दोनों नंबर भी 6 6 हो जाएंगे. सो सिंपली 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 30 आ जाएगा. तो 6 को अगर जो हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो वो सम टोटल आ गया, यानी कि इंटू n कर दिया बस. इस वाले में भी देख लो, इधर भी 2 नंबर है, इधर भी 2 नंबर है. आप चाहो तो 10 नंबर 11 नंबर कितने की भी सीरीज बना सकते हो, लॉजिक वही रहेगा. फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, बीच वाला नंबर आएगा. बीच वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जितने नंबर है, नंबर्स की कितने नंबर है उस वैल्यू से. 5 नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सम टोटल आ जाएगा. चाहो तो करके देख लो. 6 + 3 9, 9 9 18, 18 12 30, 30 15 45. और ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो इसके इधर भी उतना ही गैप है, इसके इधर भी इतना ही गैप है. अगर मैं यहाँ पर 12 में से 3 माइनस कर दूं और 6 में 3 ऐड कर दूं तो ये दोनों नंबर 9 9 बन जाएंगे. यहाँ मैं 15 में से जो है क्या कहते हैं 6 लेस कर दूं और 3 में 6 ऐड कर दूं तो ये भी 9 9 बन जाएंगे. तो यानी कि 5 टाइम्स अगर 9 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 45 सम टोटल आ जाएगा. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया, उसको इंटू 0.5 किया. इंटू 0.5 का मतलब है 2 से डिवाइड किया. ये देखो 0.5 लिखने का तरीका होता है. 0.5 मतलब डेसिमल हटा के नीचे 10 आया तो 5/10 कितना हुआ, 1/2. तो यानी कि सिंपली 2 से डिवाइड किया. डिवाइड करने पे बीच वाला टर्म आएगा. बीच वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे, तो सम टोटल आ जाता है उस सीरीज का. इरेजिंग दिस, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत जगह पर जहाँ पर फॉर्मूलाज के पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक है, कंसेप्ट है, वहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी. बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उस लॉजिक को भी समझें. समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है आगे के लिए. अगर नहीं भी समझ में आता तो आपका फोकस फॉर्मूला पे होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. बट समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है. सो दोबारा एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है, उसके सारे टर्म्स का अगर सम टोटल निकालना है. फॉर्मूला ये है. फॉर्मूला ये क्यों है, जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच वाला टर्म आ जाता है. ठीक है. फिर बीच वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे, तो वो टोटल सम आ जाएगा. सो 0.5n ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इस तरीके से लिख सकते हैं. ए को हमने फर्स्ट टर्म माना है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, डी इज द कॉमन डिफरेंस. अब
क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है? आपको क्वेश्चन दे रखा है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज विद अ डिफरेंस ऑफ 2 हैज 5 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2, कैलकुलेट मीन। एपी में एक सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये कह रहे हैं उसका कॉमन डिफरेंस है 2, उसमें टोटल 5 नंबर है यानी कि n इज 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 यानी कि पहला नंबर आपको दे रखा है कि 2 है और डिफरेंस भी 2 है। आप मीन कैलकुलेट करो। मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? सो मीन का फॉर्मूला सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम टोटल का फॉर्मूला 0.5 n, ठीक है। सो 0.5 इंटू n की वैल्यू 5, ब्रैकेट में 2a, ठीक है। सो 2 ब्रैकेट में 2a, तो यहाँ पर a जो है फर्स्ट नंबर होता है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 यानी कि फर्स्ट नंबर 2 दे रखा है। सो 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस n minus 1 into d, n is 5, 5 minus 1 that is 4, 4 into d that is 2 is the common difference, divided by total number of values। इस सीरीज में टोटल 5 वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय 5 कितना आया अरिथमेटिक मीन? 6 आया कैलकुलेट करने पर। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चंस आने चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड मीन। अब भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज कौन सी होती है? ये वो सीरीज होती है जिसमें दो एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो होता है वो रेशियो बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 8 by 4 is 2, 16 by 8 is 2, रेशियो सेम होगा। या यूं कह लो कि हर किसी को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, आगे का नंबर होगा 16 2 जा 32। सो यहाँ पे हर प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए। या तो इस तरीके से देख लो अगर मल्टीप्लिकेटिव वे में देखना है, या ये कह लो कि रेशियो सेम होगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 8 बाई 4 इज 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 इज 2। दोनों चीजें करेक्ट हैं। अब इसमें भी वही लॉजिक लगेगा अगर हमको सम टोटल पता चल जाए। अब देखो होता है क्या, यहाँ पे तो 4 नंबर है, 4 नंबर है, ऐड करना बहुत आसान है। अगर यहीं पे 4 नहीं 400 नंबर की सीरीज होती तो क्या एक एक नंबर हम ऐड करते बैठ के? तब हम मीन निकालते नहीं, डायरेक्टली सम टोटल वाला फॉर्मूला लगाते। सो लेट्स से अगर हम मान ले कि यहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है, a को फर्स्ट टर्म माना गया है, r जो है वो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या? 4 by 2 दैट इज 2, 8 by 4 2, 16 by 8 2। सो 2 इज द कॉमन रेशियो इन दिस केस एंड n सॉरी, सो r कॉमन रेशियो है। तो उस केस में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का अगर कोई भी टर्म निकालना है, 5th टर्म, 6th टर्म, या कोई बोले 50th टर्म निकाल के दो, 70th टर्म, 75th टर्म निकाल के दो तो क्या होगा, या 90th टर्म निकाल के दो तो क्या होगा? तो nth टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू a r की पावर n-1। a इज द फर्स्ट टर्म, सो इसी सीरीज में ले लेते हैं। a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 2, r इज द कॉमन रेशियो, यहाँ पर रेशियो भी 2 है, 2 पावर n-1। सो लेट्स से 4th टर्म निकालना है, सो पावर हो जाएगी 4-1। सो दिस वुड बी इक्वल टू 2, 2 की पावर 4-1 मतलब 2 की पावर 3। सो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये देखो आ गया 4th टर्म। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों है, पावर क्यों लिखी गई है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, चीजें डबल होती जा रही हैं, इसीलिए जो है फॉर्मूला हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है। अब इसमें ये तो था कि अगर कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना हो तो, अब फॉर्मूला क्या होगा अगर हमको सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो उसमें दो केस हैं। सबसे पहले तो कि जो हमारा कॉमन रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। अगर हमारा कॉमन रेशियो यानी कि जो r है वो 1 से कम है तो फॉर्मूला होगा a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया? यहाँ पर r की वैल्यू 1 से कम है, इसीलिए 1 में से माइनस किया गया है to get the positive number। remember to get the positive number। अगर यहीं पे हमारा r यानी कि हमारा कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा होता
तो हमारा फॉर्मूला है a ब्रैकेट में r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। अब यहाँ पर उल्टा, यहाँ पे ऊपर वाले में 1 माइनस आर एन है, इसमें rn -1 किया गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये वो केस है जहाँ पे कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा है। जो केस हम पढ़ रहे हैं वो यही वाला है। दिस इज द केस वी आर स्टडिंग। यहाँ पर जो है कॉमन रेशियो 2 है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसमें से हम कॉमन रेशियो में से r की पावर n में से 1 माइनस करेंगे टू गेट अ पॉजिटिव नंबर। अगर हम फिर 1 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और तीसरा और लास्ट केस होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं जीपी में, ठीक है, तो उस केस में सिंपली फॉर्मूला होगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r एंड वी आर अज्यूमिंग दैट r इज लेस देन 1, क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तो हर केस में ही हो सकते हैं, नंबर से आप कितना भी आगे मल्टीप्लाई करते चली जाइए, ठीक है। बट हम जो ऊपर वाले केसेस है वही लेके चलते हैं, क्योंकि जब इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनफाइनाइट टर्म्स के केस में कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज होगी भी तो भी आपको ये बोला जाएगा कि आप उसके पहले 5 नंबर या पहले 10 नंबर या पहले 20 नंबर का मीन निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन है, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज हैज 4 नंबर्स। 4 नंबर है, मतलब n4 दे रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यानी कि पहला नंबर 2 दे रखा है। कॉमन रेशियो 2 दे रखा है। मीन कैलकुलेट करना है। सो सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी, इनका सम टोटल कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है। देखो r की वैल्यू 2 है, ये बीच वाला केस हमने लिया है, r की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो सिंपली ये फॉर्मूला लगाओ a यानी कि 2, r की पावर n, r इज 2, 2 की पावर कितने नंबर है? 4, सो r की पावर n 2 की पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय r -1, सो r इज 2, 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 1 दैट इज 15, सो 15 इंटू 2 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 दैट इज 1 ओनली, सो 30 बाय 1 दैट इज 30। ये आ गया सम टोटल। फिर मीन निकालना है तो सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, 30 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 7.5। ये अरिथमेटिक मीन आया। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए क्या अरिथमेटिक मीन निकालना सही होगा? ये जो मीन हमने पढ़ा अभी, ये अरिथमेटिक मीन है। हमने कंबाइंड मीन पढ़ा, उसमें बस हमने ये किया कि 2 सीरीज का कंबाइन करके मीन निकाला अरिथमेटिक मीन ही था। और वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ा। तो इस पूरे लेक्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक मीन। बट हर केस में क्या सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही निकाला जाएगा? नहीं। ये जो मैंने आपको केस पढ़ाया है, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालना गलत होगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का इनिशियल फॉर्मूला ये सम टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि वो एडिटिव वैल्यूज पे काम करता है। जबकि हमारी ये जो सीरीज थी ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है। ये एडिटिव सीरीज नहीं है कि 2 + 2 4 + 2 6, वो सीरीज नहीं थी, ये तो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज थी। 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज थी। तो ऐसी सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन जो है वो हमको एप्रोप्रिएट या करेक्ट वैल्यू नहीं देता है। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है ज्योमेट्रिक मीन का, और यही बेस है हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा अरिथमेटिक मीन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरियस टाइप्स ऑफ मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ट्रिम्ड मीन, और वो कौन से केसेस हैं जहां पर अरिथमेटिक मीन काम नहीं आएगा, वहां पर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह लगना चाहिए। और ये था वो पहला केस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जब वैल्यूज मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही हो, कंपाउंडिंग हो रही हो, तो ऐसी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज होती है वहां पे अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला जाएगा, वहां पर ज्योमेट्रिक मीन ही निकाला जाता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है भैया। अगर बाई चांस एग्जाम में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, प्रोवाइडेड वो आपसे अरिथमेटिक मीन ही कैलकुलेट करने कह रहे हैं तो। अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस चीज को जो है हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। आप निकालने को हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाला है, वो तरीका सही है हमारा अरिथमेटिक मीन निकालने का। आप किसी भी डाटा सेट के लिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जितने भी टाइप्स ऑफ मीन हम पढ़ेंगे कोई भी निकाल सकते हैं,
ठीक है, लेकिन ये होता है कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा सूटेबल है किस डाटा सेट के लिए। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन सबसे सूटेबल नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन सबसे सूटेबल होगा। बट अगर क्वेश्चन आता है कि अरिथमेटिक मीन निकालो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।